वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अकेडमी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े हिंदी माध्यम के यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो ये चैनल है डेडिकेटेड, आपको बहुत सारे फैकल्टीज आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर क्लासेस लेते हैं। देख लीजिए सुबह से शाम तक फ्रॉम 7 AM टू 12 PM यहाँ तक क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं। तो उड़ान टीम जो है आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर करवा रही है, राइट। और आज मैं माफी चाहता हूं, ये ह्यूमन सेल का लेक्चर नंबर 3 है। इट इज द 3rd लेक्चर ऑन ह्यूमन सेल। और इससे पहले मैं 2 लेक्चर ला चुका हूं। मेरे जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप यूपीएससी अकेडमी हिंदी नाम का जो चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है, वहां पर भी मैं अपने पीडीएफ को अपलोड करता हूं। तो वहां से भी दोस्तों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ बातें कर ली थी। अब हम लोग क्या है, थोड़े से टेक्निकल सेक्शन पे आएंगे। तो आज क्या पढ़ाने वाला हूं मैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, इम्बाइबिशन क्या होता है, राइट। इसके अलावा डिफ्यूजन क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जो दिन के समय और रात के समय किस प्रकार अभिक्रिया होती है, एडीपी क्या होता है, एनएडीपीएच क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है। तो इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद फाइनली मैं केंद्रक पर आऊंगा और केंद्रक पे आने के बाद में डीएनए, आरएनए, क्रोमोटिन, धागे, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्लासेस जितने भी एग्जाम्स है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग देवेंद्र, हर्षिता, है ना, नीशु, अरविंद कुमार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पुष्पेंद्र, सभी का स्वागत है। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये उड़ान की टीम आपको सुबह से शाम तक अपने बहुत अच्छे लेक्चर्स दे रही है। सभी अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं यहाँ पर। और एस्पायर प्रोग्राम में आप लोग केवल आपको गूगल पे ये शब्द सर्च करना है, अनअकैडमी एस्पायर, और आपको 25 तारीख और 30 तारीख को पार्टिसिपेट करना है। 10 से 12 बजे एक फिक्स टाइम पर एग्जाम होगा, जैसा यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है। और इस एग्जामिनेशन में आप यदि पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 6 मंथ के फ्री अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ने का मौका मिलेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन जिसकी रेट है लगभग जो है ये 40,000 का कोर्स है, ठीक है, 6 महीने का। तो दोस्तों आप 50 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर प्राइसेस स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो जरूर यार आप सभी दोस्त जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं 25 तारीख को जस्ट सर्च ऑन गूगल अनअकैडमी एस्पायर, एनरोल इन 25th, और यहां पर आप लोगों को बहुत सारे स्कॉलरशिप 10,000, 5,000 के प्राइजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तभी ये आप एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि लाइव इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट वहीं मिलता है। और 30 तारीख को आपका सीसेट का पेपर होगा, जो सेकंड पेपर यूपीएससी प्रीलिमिनरीज का होता है। तो कंफर्म कीजिए दोस्तों आप में से कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और आप में से कितने लोगों की, कितने स्टूडेंट्स की रैंक टॉप 50 में आने वाली है। और यदि आपकी रैंक टॉप 50 में आए और आप पहली बार अनअकैडमी एस्पायर के बारे में सुन रहे हैं, तो एक बार मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा बताया गया कुछ पॉइंट आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला रहा है। और यदि आप कुछ स्कॉलरशिप जीते, डेफिनेटली आप एक्सेल करेंगे पढ़ाई की ओर बहुत तेजी से। यस और नो, ठीक है। पीडीएफ फेल डाल दो, अच्छा फिर से डाल देंगे। देवेंद्र कुमार जी आप पर्सनली मैसेज भी कर दो यार मेरे को, तो मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा यार पीडीएफ। आपके पास मेरे कांटेक्ट नंबर है, तो डायरेक्टली भी मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। जस्ट मैसेज मी कि सर पीडीएफ दे दीजिए, आई विल सेंड यू, राइट। तो दोस्तों यदि आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए और बिल्कुल कंप्लीट जो है, तो मैं फ्री स्पेशल क्लासेस जो हैं वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 8 PM पर लेना हूं। एक बार आप लेक्चर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि एनवायरमेंट कहीं ना कहीं जियोग्राफी से भी तो इंटरलिंक्ड है। और मैंने कल जो क्लास ली है, भारत में जो 16 अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, फॉरेस्ट, 16 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और ये किसने दिए थे, चैंपियंस और सेठ, इन्होंने बताए थे। तो भारत के जो 16 प्रकार के वन हैं, विश्व में अलग अलग प्रकार के बायोम और फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उनमें सदाबहार वन होते हैं, शुष्क ड्राई वन होते हैं, माउंटेन वन होते हैं।
तो इन सभी के बारे में अभी प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की गई है। मेरे टोटल 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज 8 PM पर 9th लेक्चर आएगा। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से मैं बता रहा हूं। देखिए एक बच्चे का मैसेज आ भी गया पीडीएफ के लिए, एक बच्चे का पर्सनली मैसेज आ भी गया, शायद देवेंद्र ही है वो। जरूर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, एक बार क्लास खत्म होने दो, राइट। तो दोस्तों फाइनल पॉइंट है कि ये मेरा रेफरल कोड है, इट विल बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ, बिकॉज सबसे ज्यादा बेनिफिट यू कैन गेट बाय दिस आरपी सर 10 कोड। नॉट ओनली 10% डिस्काउंट, एडिशनली बेनिफिट्स प्लस मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो एक बार यदि आप प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जीएस के सिलेबस में कुछ भी ले रहे हैं, या फिर भारतवर्ष के कोई से भी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई माय कोड। देख लीजिए एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको 6000 12 महीने के लिए 6000 में हो जाएगी। आप ये कोड अप्लाई करेंगे, 10% का डिस्काउंट मिलके ये अमाउंट प्राप्त होगा, प्लस ये सभी पर अप्लाई है, राइट। एडिशनली मेरे को एक बार बात कर लेना, मैं और भी कुछ मदद कर सकूं तो डेफिनेटली। तो आप में से जो भी बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, आरपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहा है, एक कंप्लीट घर बैठे 1 साल के लिए, राइट। और ऐसा नहीं होता यहां पर एक सब्जेक्ट का एक फैकल्टी होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज हैं एसएससी में, बैंक में, राइट। तो ये अनअकैडमी का सबसे स्पेशल फीचर है, ठीक है। आपको जिससे मर्जी आए उससे पढ़ सकते हैं। तो अब मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। तो हमारा टॉपिक क्या है, जल्दी से आ जाते हैं, लीजिए। तो अब तक हमने, जैसे वो शक्तिमान आया करता था ना, अब तक हमने देखा, तो अब तक हमने क्या देख लिया दोस्तों, हमने हरित लवक तक पढ़ लिया है, हमने ग्रेना के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको, ग्रेना है ना। ग्रेना में आज इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। ग्रेना में प्रकाशिक रिएक्शन है ना, प्रकाशिक जो रिएक्शन होती है वो ग्रेना में, और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो ये बात मैंने आपको बता दी थी कि हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल मतलब कि कोशिकांग है। किसका, ये किसका कोशिकांग है, ये कोशिकांग है जो प्लांट सेल होती हैं उसका। और इसी के कारण जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स, जो स्वपोषी है, ठीक है। और वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, डीएनए कहां कहां पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, 3 जगह डीएनए पाया जाता है, यह बात याद रखना। लेकिन जो हमारे शारीरिक गतिविधियों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे जो कैरेक्टर्स, हमारे जो फीचर्स लेकर जाता है, वो न्यूक्लियस वाले डीएनए हैं, जिनमें क्रोमेटिन धागों के अंदर जीन, डीएनए इत्यादि पाए जाते हैं। यहां तक सारी बात क्लियर है। राकेश परिहार जी सुप्रभात, दीपक सिंह राजपूत वेलकम यू। तो अब ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम लोग आगे वाले सेक्शन पे चलते हैं, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट जरूर देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक टर्म बताया था, फाइलोटॉक्सी, लास्ट टर्म मैंने कल बताया था। फाइलोटॉक्सी का मतलब क्या होता है, तने वह पत्तियों की जो व्यवस्था है, द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, वही फाइलोटैक्सी है। और मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के कारण किशमिश फूल जाती है, इसी के कारण मान लीजिए कोशिका है और इसके बाहर, तो परासरण दाब के कारण ही मटेरियल इसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली में मटेरियल पदार्थ अंदर जा पाता है। तो इसके पीछे बेसिक रीजन कौन सा है, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जहां पर कम सांद्रता के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता के घोल की ओर गति करते हैं, तो यह बात आपको याद रखनी। देख लीजिए यहां पर जल के अणुओं का कंसंट्रेशन कम है तो वो ज्यादा की ओर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, उस मेम्ब्रेन में अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे जब भी आरबीसी, दोस्तों आरबीसी को यदि पानी में रखा जाएगा तो वो फट जाती है, किशमिश फूल जाती है। केशिकत्व जो जल है, कैपिलरी जो इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण, कैपिलरी इफेक्ट के कारण ही तो पादपों में उनकी ऊपर पत्तियों तक पानी पहुंच पाता है। तो वो कैपिलरी या केशिकत्व प्रभाव है
जिसमें जाइलम नाम के जो जटिल ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, उनकी मदद से ये ऊपर पहुंच पाता है। ठीक है, तो पादपों की जड़ों से केशिकीय जल परासरण दाब की मदद से उसके ऊपर एंड तक पहुंच पाता है। तो इसके पीछे रीजन भी क्या है, परासरण दाब है। यहां तक बात क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। परासरण दाब के अलावा एक और पॉइंट होता है डिफ्यूजन, मतलब कि विसरण। तो विसरण कैसा प्रक्रिया है, विसरण बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की अनुपस्थिति में, मतलब यदि अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, ये किशमिश है, किशमिश में अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर पानी इसमें भरता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि ये अंदर से फिर ब्लॉक हो जाती है। पॉइंट क्लियर है किशमिश। इसी प्रकार से कोशिका में भी होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, यदि अर्धपारगम्य झिल्ली की अनुपस्थिति हो, मौजूद ना हो। एक एग्जांपल बताता हूं, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसे डिफ्यूजन ही तो बोलते हैं, क्योंकि हम फूंक से हवा भर रहे हैं और मतलब हवा को, एयर को उसमें सप्लाई कर रहे हैं। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है ही नहीं, और जब हवा उसको गुब्बारे के नॉक को, लास्ट पॉइंट को छोड़ेंगे तो वो हवा सारी निकाल दे, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो अधिक सांद्रता, तो गुब्बारे के अंदर जबरदस्ती हवा भरी गई थी इसलिए वो फूल गया, अब हवा तेजी से निकलेगी, ये डिफ्यूजन है। तो अणुओं की तरफ गति, और यही क्या होता है, तो यहां पर सांद्रता गैस की ज्यादा है, यहां कम है, तो ज्यादा सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की ओर, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर यदि मूव करता है, दैट पॉइंट इज व्हाट, डिफ्यूजन। तो नमक का जल में घुलना क्यों संभव है, नमक तब तक ही जल में घुलता है जब तक उसकी सांद्रता मैनेज ना हो गई हो। एक लिमिट के बाद आप चाहें 1 लीटर पानी में यह क्षमता है कि वो 100 ग्राम नमक को ही घुला सकता है। यदि हम 101 ग्राम को घुलाने की कोशिश करेंगे तो 1 ग्राम हमेशा बिना, मतलब सॉलिड में ही रह जाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं घुला। अच्छा, अगरबत्ती से जो सेंट निकलती है, खुशबू निकलती है, वो पूरे कमरे में क्यों फैल जाती है, क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये गैसेस पूरे प्रभाव में। तो आपको ये बात भी याद रखनी, विसरण के कारण ही खुशबू, गंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाती है। और गैसों में सबसे ज्यादा विसरण होता है, सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं होता। इस प्रकार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। डिफ्यूजन एक धातु का गुण है, गलत हो जाएगा। हाँ, विसरण जो है वो तरल और गैस दोनों में हो सकता है, यस और नो। ठीक है, अब यहां पर एक तीसरे पॉइंट पर और बात करते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके सारे कवर हो रहे हैं। यहां तीसरा पॉइंट आ रहा है अंतःचूषण। अंतःचूषण का मतलब क्या है, इम्बाइबिशन। आपने देखा होगा लकड़ी बरसात के समय पर, आपके घरों में भी देखा होगा, नमी ज्यादा होने की वजह से वो फूल जाती है और गेट बंद नहीं होता। तो इसके पीछे कारण क्या है, नमी के कारण लकड़ी ने अंतःचूषण कर लिया है, किसका, पानी का, और इसके कारण वो फूल जाती है। तो इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और इम्बाइबिशन, ये तीनों पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, यस और नो। अब हम बात करने वाले हैं पादपों की पूरी प्रक्रिया। आपने दोस्तों एक लिमिट तक पादपों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर हम लोग पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया एनसीईआरटीज में भी दी गई है। गुड मॉर्निंग राहुल, अर्चना, शांति सिंह, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए आगे चलते हैं। प्रकाश में, पादपों में संवहनी ऊतक, वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर जो प्लांट आए ना, वो बहुत समय के बाद आए, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, पारिस्थितिकीय अनुक्रम में सबसे ऊपर वाले प्लांट वेस्क्यूलर प्लांट होते हैं। और वेस्क्यूलर प्लांट ही, यदि हॉटस्पॉट में 1500 से ज्यादा प्लांट जो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, तो इसको ही हॉटस्पॉट कहा जाता है। ये टर्म आप किसमें पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में। तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से जो बने होते हैं वो जटिल ऊतक होते हैं। एक तो होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने समूह को ऊतक कहा जाता है।
लेकिन दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं और उनसे मिलकर एक समूह बना है, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा, जटिल ऊतक। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारी त्वचा में, राइट, हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होंगे, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मर्ज होकर रहे, जैसे हमारे रक्त में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है। तो पादपों में जो जाइलम होता है और पादपों में जो फ्लोएम होता है, ये सभी जटिल ऊतक का उदाहरण है। और ऊतकों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। बंटी, दीपा, वेलकम, गुड मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर ये जाइलम और फ्लोएम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पादपों में पोषण को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में। कैसे मदद करते हैं, फिर ग्रेना स्ट्रोमा का क्या काम है, क्लोरोफिल्स में कैसे दिन में क्या रिएक्शन होती है, रात में क्या रिएक्शन होती है, NADPH क्या होता है, NADP क्या होता है, अभी हम लोग पूरी बात करने वाले हैं, ठीक है, इस सभी के ऊपर भी। तो चलिए, तो जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे एक अंग से जो दूसरे अंग पे पहुंचाने का काम करते हैं, यही काम किसका होता है, जाइलम और फ्लोएम का। तो इन पर एक बार डीपली बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जाइलम होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। सबसे पहला यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशीय, और ये फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होते हैं। मतलब क्या हुआ, जाइलम जड़ों से पानी और खनिज लवण को लेकर पत्तियों के ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचाता है, लेकिन एक ही दिशा में। और जैसे ये पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पानी क्या होता है, एनवायरमेंट में चला जाता है। इसीलिए तो जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर नमी भी ज्यादा होती है, यस और नो। और इसीलिए वो टेम्परेचर को कम रखने में भी मदद करते हैं पेड़ पौधे। तो ये हो गया जाइलम का काम। तो पादपों में जड़, तना एवं पत्तियों में, है ना, ये उपस्थित होते हैं मेनली तने में, और जड़ से जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ओके। ऋषिकेश, बांगरे, पूनम और अरुण कुमार जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू यार, बहुत बढ़िया। तो फ्लोएम, फ्लोएम जो है ये पोषवाह ऊतक है, जो पादप ने अपनी पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है, राइट, उसको पूरे पादप के ऊर्जा देने के लिए, ठीक है, तो ये दोनों दिशा में बहता है पोषक भोज्य पदार्थों को, ठीक है। तो जड़, तना, तो फ्लोएम का काम क्या है, फूड सप्लाई, फ्लोएम फूड, याद रख लेना। जाइलम का काम क्या है, वाटर सप्लाई, जड़ों से लेकर ऊपर तक ले जाने का काम है, ठीक है। तो फ्लोएम जो है, ठीक है, फ्लोएम का काम एकदम क्लियर है, और जाइलम का काम पानी ले जाना है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम और जाइलम आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। ये पीडीएफ जो है मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, ओके। चलिए, अब आपको लग रहा होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक सिंपल सी प्रक्रिया, तो ऐसा नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आज हम लोग इन डेप्थ बात करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो ये कुछ विशेष प्रकार के पादपों में ही होती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जड़ों से ऊपर पहुंचने वाले जल की मदद से पादप क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और वो ग्लूकोज का जो पॉलीमर बनेगा, बहुलक बनेगा, उससे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो उनके शरीर में ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा बहुत ज्यादा आवश्यक हो गई उनके शरीर के लिए। दूसरा पॉइंट ये आया, साथ ही साथ ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में संतुलित रहना चाहिए। अब प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में 0.3% ही है, लेकिन मानव की गतिविधि के कारण लगातार ये बढ़ता जा रहा है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, मतलब औद्योगिकरण के जो वर्ष शुरू हुए थे उससे पहले, मतलब 1750 से पहले कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल 270 ppm था, है ना। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, प्रति 10 लाख 270 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में ये कितना है, वर्तमान में दोस्तों ये अभी मैंने जो लेटेस्ट देखा है, आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन फायर, आग जो लग गई थी ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद इस पृथ्वी पर
जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखी गई है पार्ट पर मिलियन, वो 417 अब तक का रिकॉर्ड हाइक पर पहुंची थी वहां। ये बात क्लियर हुई आपको? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एकदम क्लियर। चलिए, तो यहां पर आपको ये कंप्लीट डेफिनेशन के तौर पे एकदम क्लियर हो रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हरे भाग में उपस्थित पर्णहरित मतलब क्लोरोप्लास्ट वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से अवशोषित जल के साथ मिलकर ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट और जल का निष्कासन करते हैं। तो यह जो पूरी कंप्लीट प्रक्रिया है, देखिए यहां पर दोस्तों ये जो प्रक्रिया है, देखिए तो यहां पर एक बात दिख रही होगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड कितने, वायुमंडल के 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु जो जाइलम से ऊपर पत्तियों तक पहुंचे हैं। जहां पर जितनी गर्मी है उतना ही तेजी से पानी ऊपर तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसीलिए जहां गर्मी ज्यादा होती है पेड़ पौधे तेजी से ग्रो करते हैं। यही कारण है कि उष्ण कटिबंधीय वन बहुत ज्यादा सघन पाए जाते हैं और बहुत लंबे भी होते हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनेगी, जल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन। आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, पादप 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वायुमंडल से और 6 ही ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो इसलिए एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। लेकिन मानव की औद्योगिकरण की नीति और वनों की कटाई से ये जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो प्रक्रिया है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में ये जो सनलाइट आ रही है, यहां पर जो हरित लवक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रेना वाले भाग से एंटर हो जाता है पत्ती, ठीक है। और फाइनली परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी मदद से ही जड़ों के अंदर जो पतली पतली नलिकाएं हैं यहां से ये जाइलम की मदद से ऊपर पहुंचता है। और जाइलम जो मैंने बताया आपको, क्या बताया, एक दिशीय यूनि डायरेक्शनल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पेड़ को सुखाने के लिए पेड़ की ऊपरी छाल को काट दिया जाए तो जाइलम की आपूर्ति रुक जाएगी और तत्पश्चात वो पेड़ सूख जाएगा। प्रमोद गाडेकर जी ने एक बहुत शानदार बात बताई, देखो इसको मैं बताता भी हूं आपको। देखिए इनकी बात को एक्सप्लेनेशन हम डायग्राम से देखते हैं, बहुत अच्छी बात बताई है दोस्तों। यदि ये पेड़ है और ये पेड़ का तना है तो याद रखना जो जाइलम होता है ना दोस्तों, वो पेड़ के साइड वाले भाग में चलता है जाइलम, और जो फ्लोएम है जो बाई डायरेक्शनल ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है, जाइलम में तो एक ही दिशा में जाता है। तो जाइलम हमेशा एक ही दिशा में। अब पेड़ का यदि साइड साइड वाला भाग मैंने काट दिया, पेड़ का साइड साइड वाला भाग मैंने काट दिया, तो क्या होगा, ये जाइलम जो है वो पानी को ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे और पेड़ सूख जाएगा। तो पेड़ को सुखाने के कारण, बिल्कुल सही बोल रहे प्रमोद गाडकर जी ने, बहुत अच्छी बात बताई। आपको समझ में आ गई बात? ओके, ऑफिसर बिटिया का चरण स्पर्श आ गया है, मेरा भी आपको प्रणाम। और क्या आज छठ पूजा स्टार्ट हो गई है क्या टुडे? क्या छठ पूजा आज से ही है? बिहार और बंगाल में तो इतना बड़ा पर्व कोई और नहीं है, अपने आप में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्व है ना। तो बताइए क्या आज ही की डेट में छठ है क्या? सभी लोग गंगा स्नान कर रहे होंगे, यस और नो, है ना। बताइए और क्या क्या करते हैं आपके क्षेत्र में, बताइए। जय हिंद अदिति मेहता बेटा, जय हिंद। और बताइए और क्या क्या करते हैं आपके एरिया में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जाइलम वाली बात प्रमोद गाडकर जी ने बहुत अच्छी बात की। ये एक बार प्रश्न पूछा भी गया था एग्जाम में। तो देखिए पौधे कोशिका जल को प्राप्त करते हैं और परासरण की मदद से पत्तियों तक जाइलम से पानी पहुंचता चला जाता है, ठीक है। स्थलीय पादप वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तक, ठीक है। अब हम लोग आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चल रहे हैं। पत्तियों द्वारा जो जल का संवहन है, जो फ्लो है, वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। और पर्णहरित में दोस्तों जो ग्रेना और स्ट्रोमा है, इसी पर मैं बात करने वाला हूं अभी, ग्रेना और स्ट्रोमा। अभी बहुत डिटेल में बात होगी इन दोनों के ऊपर, डायग्रामेटिकली भी समझेंगे हम, ठीक है। हाँ जी, अच्छा आ जाइए, ओके ओके, थैंक यू, आ जाइए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो
ग्रेना के अंदर प्रकाशीय जो दिन के समय होती है और स्ट्रोमा के अंदर जो नाइट में प्रक्रिया होती है पेड़ में, जो वो कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं, है ना, जो उनको ऊर्जा मिली है, तो ग्रेना में दिन के समय एटीपी और NADPH2 बनता है और इन दोनों की मदद से ही रात के समय पेड़ अपने लिए खाना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जमीन से बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। ऑफिसर बिटिया होशियार हो गई हमारे, ऑफिसर बिटिया, वेरी गुड बेटा, इसी तरह से पार्टिसिपेट करो सभी लोग, बहुत बढ़िया, आप कामयाब होंगे बहुत जल्दी। तो एक गाना, बहुत अच्छा गाना आपके लिए बता देता हूं, एक गाने की भी प्रस्तुति कर देते हैं, बहुत दिन हो गए गाना भी नहीं गाया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक्चुअल में ये एक इंग्लिश गाना था, उसको हिंदी में रूपांतरित करके इंडियन वर्जन में गाया गया था, लेकिन एक्चुअल में, है ना, ये इंग्लिश गाना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। पौधे में न केवल कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि H2O, ये कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा लाल रंग में होती है। ये प्रश्न आ सकते हैं, रेड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा है, उसके बाद वॉयलेट में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में जो है सबसे अंत में आता है ग्रीन में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है ना, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है ना। तो चलो, तो रेड, वॉयलेट, राइट, तो मैक्सिमम रेड और ग्रीन में है, मिनिमम जो है न के बराबर ग्रीन में होती है। लेकिन यदि पत्तियों का रंग रेड होता या वॉयलेट होता तो वो पत्तियां जल जाती। तो पत्तियों ने अपने रंग को इसी तरह से अनुकूलित किया हुआ है, एडॉप्टेशन कर ली, अडाप्टेशन, अडाप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ बिल्कुल, सबसे कम ग्रीन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चल गई, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, अभी बहुत सारी पिक्चर बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं अब। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो ये जल है, और यहां पर ये मैग्नीशियम किसमें दोस्तों, मैग्नीशियम पत्तियों में है। अभी मैं क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, तो 12 अणु जल, कितने एटॉम होते हैं, 12 एटॉम जल के, 6 एटॉम कार्बन डाइऑक्साइड के। हरित लवक की उपस्थिति में जिसमें मैग्नीशियम मौजूद है वो ग्लूकोज बनाता है, और 12 जो जल के अणु हैं वो 6 जल के अणु में बदलते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है तो 6 ही ऑक्सीजन बाहर आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाले हैं। ठीक है, तो एक और पॉइंट क्या क्लियर है आपको, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, यह बात तो पता है ना आपको, केमिकल एनर्जी किसमें, लाइट एनर्जी किसमें परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहां पर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या बन रहा है दोस्तों, ग्लूकोज। यहां पर 6 कार्बन है, ऑक्सीजन भी 6, तो पहले 12 ऑक्सीजन थे, यहां पर 6 ही रह गए। जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो वह ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सीजन होता है, तो यह क्या हो गया, अपचयन, रिडक्शन। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या रिडक्शन होता है और ग्लूकोज शर्करा बनती है। यह बात क्लियर हो गई है। ठीक है, बॉटनी ऑप्शनल, नम्रता वर्मा जी, बहुत अच्छा रहेगा बशर्ते आपने पहले के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लिए हों। पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ले, मतलब आप पहले लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या आप इतने लेवल पर आंसर लिख सकते हैं परफेक्शन के साथ,
यदि ऐसा आपको फील होता है तो यू मस्ट गो विद बॉटनी, ठीक है, तो आप बिल्कुल लीजिए। तो ये हो गया अपचयन, ठीक है, ठीक है। सेकंड आ रहा है दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, जल। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जल का अणु आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जो जल का अणु है उसी से ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। मतलब पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन नहीं है, वो जल वाला ऑक्सीजन, ठीक है। और देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन था, यहां पर दो हो गए, तो यहां पर ऑक्सीजन बड़े हैं, इसीलिए जल का, ये गलत दे दिया है, ये यहां पर शब्द गलत लिखा है, ये जल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो जल के अणु का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का अणु बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का अपचयन, रिडक्शन होता है, ग्लूकोज बनता है, और हरित लवक की मदद से ही ये सब पॉसिबल है। क्या एकदम क्लियर है? पॉलिटिक्स तो बहुत से स्टूडेंट्स लेते हैं, बहुत अच्छा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लेते हैं बेटा, लेकिन दिक्कत क्या है, आप एक बार पहले प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर्स देखिए है, टॉपर्स की जो आंसर राइटिंग उन्होंने लिखी है, उनके आंसर का सिमुलेशन देखिए, तारतम्य देखिए, उनके बीच में सामंजस्य देखिए आंसर के। और ऑप्शनल में दोस्तों यदि आप 500 में से 300 प्लस मार्क्स नहीं लाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए निर्णय बड़ा निर्णायक है। इट विल बी अ डिसिसिव फैक्टर दैट विच ऑफ द ऑप्शनल यू हैव चूजन, आपने कौन से ऑप्शनल को चूज किया है। बात क्लियर है? चलिए, 300 प्लस मार्क्स टॉपर्स के आते हैं और ये लाना बहुत जरूरी है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के, देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक हिस्ट्री और हिंदी साहित्य नॉर्मली अच्छा बतलाते हैं, बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे कि उसका फैक्ट हमेशा स्टैटिक रहेगा। पॉलिटिक्स में कई सारी चीजें एडिशन भी होती जाएंगी। मेरी बात क्लियर है? और कोई चर्चा करनी है आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी सजेस्ट कर दूंगा। अभी मैं क्लास पर फोकस करता हूं, राइट? आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं बताता हूं आपको कैसे मैं सजेस्ट करूंगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे रुद्र गौतम नाम से फॉलो कर लीजिए, राइट? डेली 8 PM पर वहां पर एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस भी हो रही है 8 PM पर, ठीक है? और वहां पर मुझे मैसेज भी कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है ऑप्शनल में मैं आपको पॉजिटिवली बताऊंगा, आपके बैकग्राउंड के आधार पर बात करने के बाद कि व्हाट शुड बी द राइट डिसीजन इन डायरेक्शन ऑफ टेकिंग द ऑप्शनल एंड हाउ यू विल गेन 300 प्लस मार्क्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। एकदम क्लियर है? क्लियर है? अब आगे चलें, है ना? अब आगे चलें दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, अब काम की बात पर कर लेते हैं, ठीक है? पूरा फोकस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर यह बात क्लियर हो गई, किसका अपचयन किसका ऑक्सीकरण, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे गए। जबकि जो हमारे शरीर में वो जो एटीपी बनता है, जिसे हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, वो बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। किसकी? कौन सी प्रक्रिया के? जो ऑक्सी श्वसन है उसकी बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है? लोहमैन ने सबसे पहले यह खोज किया था कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जब छोटे अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसे ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। पौधे भी जब दिन में अपनी रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं ना, तो अभी आगे बताने वाला हूं, NADPH निकालते हैं, एटीपी बनाते हैं और रात में वो ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। तो यही एक ऊर्जा चक्र है जो लगातार चलता रहता है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर आपको प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा निर्मुक्त वगैरह सब कुछ बता दिया है, ठीक है? तो ये 2-4 पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, हमारा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, हमारा जो कोशिकीय श्वसन हमारी कोशिकाओं में होता है, उसका बिल्कुल विपरीत है। इस क्रिया में मुक्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। यह बात मैंने आपको बता दी कि जो ऑक्सीजन निर्मुक्त हुआ है वायुमंडल के लिए वो जल से प्राप्त होता है। इस क्रिया में प्रकाश जल के विघटन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या दोस्तों, यहां पर यह प्रक्रिया संभव ही नहीं होती। प्रकाश जो है
वो जल को विघटित करता है और उसको अलग अलग भागों में तोड़ने का काम करता है, और इसीलिए यह प्रकाश की अभिक्रिया में संभव है। याद रखना, इस क्रिया में प्रकाश जल का है ना विघटन कर देता है। ठीक है, एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी। शालू सोनी जी, आज क्या हुआ, किसी कारण से मैं उस पर पूरा काम नहीं कर पाया था, मुझे जो कंटेंट पढ़ाना था उसके ऊपर कुछ काम बाकी रह गया था, और इसीलिए मैं 8 AM की क्लास नहीं ले पाया, लेकिन द सेम क्लास आई हैव शेड्यूल्ड एट 8 AM। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का यदि आपको 2014 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो इस प्रकार के क्लासेस में डेली 8 AM पर ले रहा हूं, उन्हें भी आप सुबह सुबह उठकर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये सारी बातें क्लियर है। अब दो अलग अलग रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। यह अभिक्रिया 2 चरण में होती है, और पहली प्रक्रिया का जो चरण है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, एक तो हो गई प्रकाशिकीय और दूसरी हो गई प्रकाशहीन। मतलब जो पर्णहरित होता है या पत्तियों में, एक तो होती है दिन में अभिक्रिया और दूसरी होती है रात में अभिक्रिया। तो दिन वाली अभिक्रिया किसमें होती है दोस्तों? ग्रेना में। ठीक है, रात वाली अभिक्रिया किसमें होती है? स्ट्रोमा में। अभी डायग्राम दिखाने वाला हूं। यह दिन में संपन्न होती है, यह रात में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो दिन में होती है उसे हिल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए हिल रिएक्शन इसे कहते हैं। जबकि जो नाइट में जो रिएक्शन होती है ये केल्विन बेंसन साइकिल कहलाता है। केल्विन बेंसन साइकिल, यदि कोई नाम आ जाए तो याद रखना, केल्विन बेंसन साइकिल इज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हिल रिएक्शन डे टाइम की। ठीक है, चलिए तीसरा आपका जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट अब आ रहा है, वो है कि प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल का विघटन, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रकाश का, और अंत में एटीपी और NADPH2 बनता है। NADPH2 क्या बनता है दोस्तों? NADPH2। NADPH2 देख लीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है NADPH2 का। एक मिनट, NADPH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो NADPH की फुल फॉर्म क्या होती है, दोनों पर बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए एक बात, यहां पर लिख देता हूं मैं NADPH। ठीक है, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और हाइड्रोजन, ये जो H है ना वो हाइड्रोजन है। तो दिन के समय पर NADPH और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ये फुल फॉर्म क्लियर हुई। और जब रात के समय होगा तो आप जो फुल फॉर्म पढ़ेंगे वो बनता है NADP, वहां पर ये हाइड्रोजन नहीं होता। तो निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका निर्माण होता है। और ये क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फुल फॉर्म आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए, और अब हम लोग आगे चलते हैं, वापस से क्लास की ओर बढ़ते हैं। लेट मी सी, कहां है? यस। तो यहां तक यदि पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो NADPH बनता है, और यही NADPH की जो ऊर्जा है, दिस एनर्जी, यही एनर्जी किसमें मदद करती है? जो रात के समय डार्क में जो प्रक्रिया होती है उसके लिए ये NADPH मदद करता है। एकदम क्लियर है। और O2 यहीं पर बनती है, यहीं पर ऑक्सीजन भी यहीं बनता है दिन के समय। डे टाइम में ऑक्सीजन बनता है, आपको पता होगा, रात के समय पर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो NADPH2 निकलता है। हिल रिएक्शन से जो ATP और NADPH2 बना था दिन के समय, वही ये जो 6CO2 है और ये जो 12 ATP, जो यहां से ATP बने हैं डे रिएक्शन से, और 12 जो NADPH2 बने हैं, इनकी मदद से ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में तब्दील होता है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, डे टाइम में तो ऑक्सीजन रिलीज होती है दिन ही दिन में, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेकिन रात ही के समय पर ग्लूकोज का भी निर्माण होता है। एकदम क्लियर हो रही है बात? ठीक है, एकदम। IAS लवर को बहुत बहुत स्वागत है। यस यस यस, क्लियर हो गया। बिल्कुल, प्रकाश जल को ब्रेक करता है। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। लाइक वाइक भी करते चलना है, यदि आपने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए यहां तक सारे पॉइंट्स यदि आपको क्लियर हो गए हैं तो अब
यदि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक बार फिर से देख लीजिए। जो हिल रिएक्शन थी वहां से NADPH2 और ATP की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड 12 ATP 12 NADPH2 और इनसे किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। इस समस्त प्रक्रिया को जो नाइट में पादपों में जो ग्लूकोज बन रहा है, दिन में नहीं बन रहा, रात में बन रहा है। याद कर लेना, ये सारे पॉइंट्स आप शायद पहली बार भी सुन रहे हो, ठीक है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुलसी जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा करता है, वेरी गुड। इसीलिए तुलसी को हम घरों में लगाते हैं। और इसके अलावा तुलसी के पत्ते हमारे लिए हर्बल वैल्यूज बहुत रखते हैं, है ना? दुनिया में सबसे ज्यादा जो कार्बनिक पदार्थ है, हाईएस्ट कार्बनिक पदार्थ, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है सेल्यूलोज। यस या नो? सेल्यूलोज, जो पादपों में पाया जाता है, जिसे मानव पचा नहीं सकता। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को एंजाइम। तो यहां पर ये जो प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया में ये रुबिस्को एंजाइम के कारण संपन्न हो पाती है। हमारे शरीर में भी जो पाचन होता है आपको पता है ना, ट्रिप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक एमाइलेज, लाइपेज, है ना, इन सभी की मदद से होता है। तो एंजाइम्स जो हैं वो पाचन में मदद करते हैं। तो रुबिस्को एंजाइम आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर और आगे बात कर लेते हैं फिर। तो अब देखिए, रात के समय पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट तो है ही नहीं। तो एक प्रक्रिया वो हिल रिएक्शन जो है वो दिन के समय कर लेते हैं, बल्कि संचित जो ग्लूकोज है उसका उपापचयन करके, और यहां पर जो C6H12O6, जब इसको और ऊर्जा बनानी है तो इसका रिडक्शन करके ये किसका निर्माण कर लेते हैं दोस्तों? इसका रिडक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड। और इसीलिए रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, क्लोरोफिल जो होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? क्लोरोफिल्स आर 2 टाइप्स, ठीक है? क्लोरोफिल्स 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो क्लोरोफिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, राइट? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल, बंद हो जाए यार, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो यहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के फॉर्मूला में अंतर कितना सा है देख लीजिए। यहां पर है C55, क्लोरोफिल का फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, C55H72O5N4Mg, ठीक है? लेकिन यहां पर C55H70O6, तो यहां पर इसमें थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुलसी 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है, वेरी गुड। लेकिन अन्य किसी पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में NADPH2 आपको क्लियर हो गया, NADPH क्लियर हो गया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो आपको क्या बताना है? H2O किस में तब्दील हो रहा है? O2 में। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। आज मैं आपको पूरे कंप्लीट डिफरेंस भी बताने वाला हूं कि ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीजन के बनने में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन रिडक्शन होता है, यह बात आपको पता ही है, ठीक है? तो यहां पे चलिए अब देखिए दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है। जो मानव में श्वसन होता है और प्रकाश संश्लेषण, इन दोनों में क्या अंतर है? तो यहां पर ये सारे डिफरेंस आपको लाइन वाइज पता होने चाहिए। प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो श्वसन के विपरीत क्रिया है, जबकि श्वसन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के विपरीत है ना, ठीक है? तो श्वसन बिल्कुल विपरीत क्रिया है, दोनों अपोजिट है। ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यहां पर जो ग्लूकोज है, यहां पर ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में। श्वसन के अंदर जो है, श्वसन के अंदर हमारे ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का, है ना, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है और, है ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज C6H12O6 जुड़कर किसका निर्माण कर देते हैं? ATP का निर्माण कर देते हैं, राइट?
अब निर्माणात्मक प्रक्रिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है ना, उसके कारण पेड़ों का वेट बढ़ता है, बायोमास बढ़ता है। जबकि श्वसन अभिक्रिया के अंदर पेड़ों का जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर ये एक विघटन कार्य, मतलब अपचयन क्रिया है ना। अब देखिए श्वसन अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में देखिए यहां पर ऊष्मा शोषी क्रिया है। क्यों? क्योंकि यदि प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है तो एक एनर्जी स्रोत के ऊपर जा रहा है ना, एनर्जी। तो प्रकाश यदि इस पर गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? ऊर्जा ले रही है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एकदम क्लियर। और ये क्या है? ये है एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि श्वसन जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे शरीर में होता है उसमें एटीपी और फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये ऊष्मा शेपी है, ऊर्जा लेती है। संश्लेषण अभिक्रिया में ऊर्जा दिया जाता है ना, एक्सक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है, एक्सोथर्मिक है। और ये प्रकाश की ऊर्जा के कारण इसको ऊर्जा मिलती है। यहां तक सारी बातें क्लियर है आपको? चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण गुणांक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में भी 6 ही ऑक्सीजन होते हैं, जो है ना, 6 ही ऑक्सीजन आउटपुट में आते हैं और 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट में दिए जाते हैं। तो 6 CO2 एक इनपुट हो गया और है ना, आउटपुट। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अंदर देंगे। यस और नो? एकदम क्लियर है? ठीक है। तो एक बार यदि आपको कोई भी डाउट हुआ है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सारी बातें। श्वसन जो है, जो मानव शरीर में होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो एक ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है, मतलब एक्सोथर्मिक, ऊर्जा निकालती है, एटीपी का निष्कासन होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऊष्मा प्रकाश के द्वारा मिलती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। अभी बात क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषण जो गुणांक है, कितना इनपुट गया, कितना, तो आउटपुट कितना मिलता है आपको। दोस्तों इसकी रिएक्शन पता है ना? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो आउटपुट कितना आया? 6 ऑक्सीजन। इनपुट कितना दिया था? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कितना आ गया? 1। वैसे ही श्वसन के अंदर एक ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा निकाला जाता है और एक ही ऑक्सीजन, तो बिल्कुल बैलेंस में। तो यहां पर भी रेस्पिरेटरी गुणांक एक ही आएगा। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। राइट, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है। चलिए अब बात कर रहे हैं कि पादप जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ये तो पता ही है आपको। दूसरा पॉइंट, श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आगे जाता है। हमारे शरीर में जो टोटल आपको पता है वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। यस और नो? इसके बाद में 21% क्या है? ऑक्सीजन है। अब ये 21% ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं, श्वसन लेते हैं, तो जब लेते हैं तो 21 होता है, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो लगभग 4% होती है और लगभग 17% के करीब ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जब हम लोग निश्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन, ठीक है, इतना बाहर निकलता है। ये पॉइंट सारे क्लियर हैं? चलिए, तो आपको यहां पर एक एक पॉइंट जो है डायग्रामेटिकली क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, वैसे ये केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, हमारे बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अपचयन और ऑक्सीकरण। राइट, रिडक्शन का मतलब अपचयन और इसे लिखा है उपचयन। उपचयन कह लीजिए या फिर इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ना? अब देखिए, अब पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सबसे पहले याद रखना, धन आवेश बढ़ता है। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यहां पर यदि फेरस के ऊपर 2+ आयन है, रिएक्शन के बाद धनायन क्या हो जाएगा? 3 बढ़ गया, तो फेरस ऑक्साइड से, मतलब FeCl2 को क्या बोलेंगे? FeCl2, फेरस क्लोराइड और FeCl3
फेरिक क्लोराइड। तो फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड बनता है, तो 2 धनायन 3 धनायन में बढ़ रहे हैं। तो यह प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। छोटी सी बात याद रखना, धनायन बढ़ा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एकदम क्लियर। रिडक्शन अभिक्रिया इसका उल्टा है। यदि ऋणायन बढ़ जाए, ऋण आवेश बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाएगी? अपचयन। तो देखिए स्टेनस क्लोराइड, मतलब यहां पर SnCl4 से SnCl2, तो यहां पर देखिए, यहां पर इसके आगे +4 है, यहां पर +2 में तब्दील हुआ। तो देखिए 2 बात याद रखना, एक छोटी सी बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। यदि धनावेश बढ़ रहा है, बढ़ा, तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यदि ऋणावेश बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ? अपचयन। ठीक है, रिडक्शन, और ये ऑक्सीकरण। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यदि माइनस घटा, तो भी तो एक ही बात है, माइनस घटा तो भी ऑक्सीकरण, और यहां पर धनावेश घटा तो उल्टा भी तो संभव है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, बढ़ने और घटने के, रिवर्स याद रख लीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो ऋण इलेक्ट्रॉन देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनावेश बनता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेश में बदल जाता है। बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट आपको ऋणात्मक धनात्मक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीकरण वाले सेक्शन में विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वृद्धि होती है। सीधी सी बात है दोस्तों, किसमें? अपचयन या रिडक्शन में, क्योंकि ऋणावेश बढ़ रहा है, यहां पर धनावेश बढ़ रहा है, तो विद्युत धनात्मकता की वृद्धि हो रही है। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता की ऑक्सीकरण में कमी होती है। तो उल्टा हमेशा संभव है। परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इसीलिए तो धनावेश हो रहा है, और वही प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वो धनावेशित हो रहा है, और वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। यदि कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश ग्रहण कर रहा है, और वो क्या बन रहा है? अपचयन दिखा रहा है, रिडक्शन दिखा रहा है। किसी के भी साथ ऑक्सीजन, ध्यान रखना, ऑक्सीजन या O जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हमेशा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलेगा, है ना, ऑक्सीजन यदि निकलेगा तो अपचयन। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजनकरण, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना, H+ है पॉजिटिव, हाइड्रोजन का जुड़ना ये अपचयन इधर वाले सेक्शन में, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। तो ये सभी ऑक्सीजन आपको अपचयन, ऑक्सीकरण, ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। डायग्राम में देख लेते हैं। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन यदि निकल रहा है तो वो ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन यदि जुड़ रहा है तो वो अपचयन या फिर रिडक्शन है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या हो गया दोस्तों? अपचयन। ठीक है, अब वे अभिक्रियाएं जिनमें दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, साइमल्टेनियसली एक साथ चले, तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को वी यूज टू कॉल रेडॉक्स रिएक्शन। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ में चलती हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहां तक आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं, एकदम क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ा है ना, परासरण दाब पढ़ा हमने, डिफ्यूजन पढ़ लिया हमने इम्बाइबिशन पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया, ग्रेना, स्ट्रोमा, और है ना, इसके ऊपर एक डायग्राम और बताता हूं दोस्तों मैं आपको। एक बहुत अच्छा डायग्राम है, देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, तो जब भी लेयर के रूप में कोई होता है, देखिए ये लेयर, तो ये वाला भाग कहलाता है ग्रेना, और जो डॉटेड हैं, जो बिना लेयर के हैं, ये वाले, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो जिनमें मल्टी लेयर्ड होती है वो ग्रेना कहलाता है, और इसी ग्रेना वाले भाग में डे टाइम, दिन में जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में, ये बात मैं समझा चुका हूं, कितना होता है NADPH2 क्या होता है, NADPH क्या होता है। और स्ट्रोमा जो है रात में जो प्रक्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं,
ये प्रक्रिया स्ट्रोमा में नाइट के समय पर होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। स्ट्रोमा, ग्रेना, लिपिड ड्रॉपलेट, ये सब क्लियर हो गया है ना। अगली क्लास का बिल्कुल इंतजार करेंगे आप सभी दोस्त, बहुत अच्छे से इंतजार करना दोस्त। एक बात बताते तो आपको, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। लेट मी शो यू। लीजिए, तो यहां पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बाकी हैं। कौन से वो टॉपिक हैं? अभी हमको दोस्तों केंद्रक की पूरी प्रक्रिया, सेल डिवीजन क्या होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए क्या होता है, क्रोमेटिक जालक क्या होते हैं, ठीक है, कैरियोटाइपिंग क्या होता है, कैरियोटाइप, जीनोम स्ट्रक्चर क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार गुणसूत्र की जोड़ी, मटर वगैरह। तो अभी हमको 2 लेक्चर और पढ़ने, और वहां पर मैं आपको डीएनए आरएनए उनके अंतर बताऊंगा। जब दोस्तों ये सभी पायरिडीन, प्यूर है ना, पायरिन, पिरिमिडीन, ठीक है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, शुगर क्या होती है, फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक क्या होता है, ये सभी जब आपको समझ में आएगा तभी आपके बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो आप कल की लेक्चर में मैं आपको एडेनिन, थायमिन, गुआनिन ये सभी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो लेट्स वेट कम से कम 2, 3, 4 लेक्चर और, ताकि कोशिका और इंटर रिलेटेड सारी बातें आपको बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो चलिए, तो लेट मी शो यू समथिंग, एक चीज दिखा देते हैं आपको। ओके ओके, वन सेकेंड, माफी चाहता हूं, 1 मिनट, ये लीजिए। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो दोस्तों, आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां मुझे फॉलो कर लीजिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस 8 PM पर रेगुलर चल रही है। मेरा नाम है रुद्र गौतम, आप मुझे फॉलो कीजिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस भी इतने ही डेप्थ के साथ मैं वहां पर कवर कर रहा हूं। 8 PM की जितनी भी क्लासेस हैं, एडवांस में सारी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं। आप लोग उनमें एनरोल हो जाइए, नोटिफाई का बटन दबा दीजिए ताकि रात में आप क्लासेस ले सकें। आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर इंटरनेट डेटा बहुत कम खर्च होता है। और आप यदि सब्सक्रिप्शन लें तो जरूर मेरे रेफरल कोड RPSIR10, इस रेफरल कोड की मदद से यू विल बी बेनिफिटेड मोस्ट। तो आप जब भी एक कंप्लीट तैयारी स्ट्रेटेजी के साथ चाहते हैं, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल। मतलब क्या हुआ, मात्र 2 से 3 हजार रुपए मंथली देकर आप HDFC के डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से आप ये पेमेंट बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। और आप GS के कोर्स यदि लेना दोस्तों तो जरूर 2 इयर्स का लेना, क्योंकि लगातार अपडेशन वगैरह चलते रहते हैं, नए नए फैकल्टीज अनअकैडमी पर पढ़ाने आ रहे हैं। तो आपको यदि प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, you will be benefited most because mentorship, guidance, additional economic benefits etc. it will be provided by me। तो आप एक बार मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल को यदि आप विजिट करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो मेरी एक एक इंफॉर्मेशन आपको पर्सनल डिटेल वगैरह मिल जाएगी, और आप मुझे वहां मैसेज भी कर सकते हैं। तो एक बार प्रोफाइल विजिट कर लीजिए मेरी। 8 PM पर लेक्चर में ज्वाइन हो जाना। ऑप्शनल कोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में जितने भी टॉप नॉस्ट फैकल्टी हैं ऑप्शनल के, वो सभी अनअकैडमी द्वारा अभी वर्तमान में यहां पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको 500 में से 300 प्लस मार्क्स लाने, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए ऑप्शनल एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपका डिसीजन। तो दोस्तों, ऑप्शनल पे क्या सुविधा है, ऐसा नहीं है कि आपने इस साल हिस्ट्री ले ली, अगली साल पॉलिटी ले रहे हैं। तो यहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिजिक्स, बॉटनी, इन सभी के ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप सभी को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका कभी डिसीजन चेंज हो गया, पहले आपने हिस्ट्री ऑप्शनल का सोचा था, बाद में आपने डिसीजन चेंज किया, अनअकैडमी विल फैसिलिटेट यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ, जितने भी फैकल्टीज हैं वो सभी आपको पढ़ाएंगे। तो आप ऑप्शनल को लेना चाहें तो ऑप्शनल की अलग से स्ट्रक्चर्ड वे में है। और आइकॉनिक की फीस दोस्तों बढ़ने वाली है, जिसमें आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच मिलता है। और वह पर्सनल कोच दोस्तों, लाइक वाइक जरूर कर देना यार, लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपको, है ना। डेडिकेटेड पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको मिलता है। और ये कोर्स बिल्कुल आपके कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से, यहां पर आपको वो कोच
आपको आंसर राइटिंग में मदद करता है, आपकी कोई खामियां हैं उसको आपको रेक्टिफिकेशन करेक्ट करवाने में मदद करता है। तो ऐसा कोर्स आइकॉनिक भारतवर्ष में कहीं नहीं है। आप सिंसियर एस्पायरेंट हैं और आप सफलता को बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, द ओनली सक्सेस विल बी डिपेंड कि कितना आप सही फैकल्टीज, भारतवर्ष के टॉप नॉच फैकल्टी आज जो है अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। दिस इज द प्लेटफॉर्म, तो यू मस्ट फॉलो। आप कभी भी लें, एक बार मुझसे चर्चा कर लें, मैं आपको बिल्कुल सही सजेशन राय दूंगा कि आपके लेवल जो है, आपके लेवल आपकी बातों से पता चल जाएगा। तो आप मेरे प्रोफाइल को विजिट करेंगे, वहां पर मुझसे संपर्क करेंगे, तो मैं आपको बता पाऊंगा आपका लेवल कैसा है, तो आपके लिए कौन से कोर्सेज ज्यादा सूटेबल है। दैट विल बी द मोस्ट इकोनॉमिक कोर्स, आई विल दैट ओनली सजेस्ट टू यू, मैं केवल उसी को सजेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, आपको मेरे कंप्लीट लेक्चर्स जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, सभी को प्राप्त करना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर तो मुझे रुद्र गौतम नाम से फॉलो कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए सभी एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस में। एंड ये सभी प्लेलिस्ट जहां पर मैंने 200 प्लस लेक्चर्स पढ़ाए हैं, आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साइंस एंड टेक के एक लेक्चर, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग, राइट, एक लेक्चर मैंने वहां पे कवर करा है, तो आप देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट दिस रेफरल कोड, या आप अपने दोस्तों में भी सजेस्ट कीजिए। भारत के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम से सभी में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा ये रेफरल कोड अप्लाई होता है, तो इंस्टेंटली डिस्काउंट, एडिशनल बेनिफिट वो आप मुझसे पूछ लीजिए। सो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा हिंदी माध्यम का चैनल है जिसमें आपको एक एक बातों को कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी के साथ पढ़ाया जाता है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो अगेन यहां पर हम लोग पीडीएफ भी अवेलेबल करवाने वाले हैं tinyurl.com पे, तो यहां पर सभी पीडीएफ आपको मिलने वाली, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। टुमारो वी विल मीट एट 8 AM। कल, थैंक यू सो मच, कल हम लोग मिलेंगे 8 AM की क्लास पर, आज किसी कारण से नहीं हो पाई। उसके बाद 11 AM पर इसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको 4th लेक्चर ऑफ द ह्यूमन सेल पढ़ाऊंगा। 8 AM पर मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फिर मेंस के डिस्कस करेंगे, और 8 PM पर दोस्तों आपको, ठीक है, लेक्चर मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट बता दूं मैं आपको, एक लास्ट पॉइंट, यदि आप इतने सारे लोग सुन ही रहे हैं तो ध्यान से सुनिए एक बात। जो रामसर साइट है, रामसर साइट, उसका मैंने कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर कल बनाया था रामसर साइट के ऊपर, और भारत में केवल 2020 में अकेले इस वर्ष में टोटल 14 अलग अलग रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई हैं। इन सभी के नाम, रामसर साइट क्या होता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है, इसका मैंने एक बहुत शानदार लेक्चर बनाया है। इस पर जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो कल की डेट में वीडियोस पे जाकर आप मेरे लेक्चर को, इसको जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, और दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू अर्चना, आयुष, ऑफिसर बिटिया, शालू सोनी, मोहम्मद रजेक, बहुत बहुत धन्यवाद।